नमस्कार भाई लोग, कैसे हो आप सब। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है विभव मापी के ऊपर। अब जल्दी से मैं जो अपनी डीपीपी है उसको सॉरी टीपीपी है उसको ऑन कर लेता हूँ एंड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखो, जनरली दो डाउट है बच्चों के मन में और उनको मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। फिलहाल यहाँ पर एक गलती हो गई। गलतियाँ अक्सर होती रहती हैं यहाँ पर। विद्युत धारा नहीं होता, विद्युत धारा होता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th फिजिक्स के अंदर विद्युत धारा नाम के चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 से विभव मापी जिसे बोलते हैं हम पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर एक और मैं चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा आपकी कॉमन डाउट के बारे में जो भी मैंने लिए थे आपको पिछले जो भी आपके कमेंट आए थे उनके हिसाब से। देखो, जनरली जो मैक्सिमम बच्चे पूछ रहे हैं वो ये है कि सर आप पेन और पेपर लेकर पढ़ाएं और उसके ऊपर क्या है आप पहले से ही नोट्स बनाकर ले आएँ, ठीक है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो मैं करने की कोशिश करूँगा। अगर होता तो भी मैं करता, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और वैसे भी लेक्चर आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आपको यहाँ पर एक बात का याद रखना है, नोट्स जो होते हैं, नोट्स के बारे में ही आपका मैक्सिमम डाउट है। तो मैं आपको बता दूँ, नोट्स मैंने आपको बताया था 2 तरीके के बनाने हैं। फर्स्ट टाइप कौन से? फर्स्ट टाइप वो होते हैं जिनमें आपको फुल नोट्स बनाने होते हैं। आपको ए टू जेड आपको एक्स वाई चीज़ें, सभी चीज़ों को आपको लिखना होता है। और वो नोट्स आपको कैसे मिलेगी? वो नोट्स आपको क्या है, जस्ट हमारे थंबनेल को देखना है, किसी भी वीडियो के थंबनेल को देख लेना है। हम पहले ही इस चीज़ को मेंशन कर देते हैं कि आपको इसके साथ डिजिटल नोट्स देखने को मिलेंगे। उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक भी डाल देते हैं। इसके अलावा आपको कैसे डाउनलोड करना है ये सब नहीं आता, देन आप हमारे चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो, सारी डिटेल मिल जाएगी। और दूसरे जो नोट्स होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया वो होते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब डाउट तो ये भी आता है कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, जो डीपीपी के ऊपर पढ़ाता हूँ आपको, वो टीपीपी जो है आपके शॉर्ट नोट्स का काम ही करती है। जो भी मैं यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ वो एक तरीके से शॉर्ट नोट्स ही होते हैं। उनको थोड़ा सा और आपको कंप्रेस करके लिखना खुद ही को है। देखो, मेरी तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, मेरी तरफ से डिजिटल नोट्स मिल रहे हैं, उनको पढ़ के आपका कुछ नहीं होगा। ना आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर आएगा, ना आपका नीट में आएगा, ना जेडब्ल्यू में आएगा। अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको नोट्स खुद बनाने होंगे। इसके अंदर आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपको डेफिनेशन कैसी लिखनी है, बोर्ड कैसे फोड़ना है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वो सब, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो पिछली बार की तरह ही कहूँगा, चैनल के ऊपर विजिट करके सारे लेक्चर को ध्यान से देखें, क्योंकि नोट्स कैसे बनाना है इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभव मापी के ऊपर। विभव मापी क्या होता है, कैसे होता है, इसका कार्य क्या है, ये सब। और मैं आपको बता दूं ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कोई भी हमारा दूसरा अध्याय नहीं बचा, कोई भी दूसरा टॉपिक नहीं बचा। हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 3। वो सॉरी, चैप्टर नंबर 3 खत्म हो रहा है तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिए, विभव मापी क्या होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, ये बड़ी ही आसान बात होती है कि यहाँ पर जो नाम लिखे होते हैं बड़ी सरलता से लिखे होते हैं, जैसे कि विभव मापी। तो आप जनरली देखकर भी समझ सकते हो विभव मापी का मतलब क्या होता है। विभव का मापन करना, विभवांतर का मापन करना। जैसे हमारे पास दो बिंदु है और ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी, ठीक है। अब ए से बी के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ए से बी के बीच में करंट प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब विद्युत धारा के प्रवाहित होने के पीछे का एक सिंपल सा रीजन जो कि मैंने आपको बताया था वो क्या था, याद करने की कोशिश करो। पोटेंशियल, जैसे कि यहाँ पर विभव है मान लीजिए 230 वोल्ट और यहाँ पर विभव है 0 वोल्ट। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ऑल यू नो दैट। तो ये जो विभव है ये 230 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, या मान लीजिए इधर 80 वोल्ट है। तो 230 में से जो 80 को आप घटाओगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा, विभवांतर निकल के आएगा। और ये जो विभव मापी है ये एक ऐसी ही युक्ति है जो कि दो विभवों के बीच का अंतर का, या एक वर्ड में बोलूँ तो विभवांतर का मापन करने का काम करती है, उसको मापने का काम करती है। इसीलिए इसे विभव मापी कहा जाता है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो उसे कहा जाता है पोटेंशियोमीटर। क्या कहा जाता है? पोटेंशियोमीटर, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मापने वाला। अब इसके नाम से एक और नाम आपके जहन में आ रहा होगा, आपके दिमाग में गूंज रहा होगा, सर हमने एक और चीज़ को पढ़ा था कि वोल्ट मीटर। जाहिर सी बात है आपने पहले वोल्ट मीटर को पढ़ा होगा या आपने वोल्ट मीटर को देखा भी होगा। तो यार ये जो वोल्ट मीटर है इसका उपयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ हमें जानना है अभी। क्योंकि देखो, हमने जहाँ तक जाना है, हमने वोल्ट मीटर को जहाँ तक पढ़ा है, हम इतना जानते हैं कि ये जो वोल्ट मीटर है ये भी विभवांतर को मापने का काम करता है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है आपको यहाँ पर।
वोल्ट मीटर का काम भी है विभवांतर को मापना, और पोटेंशियोमीटर इसका भी काम है क्या, विभवांतर को मापना। अब जब दोनों एक ही काम करते हैं, जो दोनों का एक ही काम है, तो फिर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। जब हमारे पास पहले से ही वोल्ट मीटर था जो कि विभवांतर को माप सकता है, तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम पोटेंशियोमीटर को लाएं। देखिए पोटेंशियोमीटर की मैं आपको दो और विशेष बात बताऊं जो कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, वो है दो ईएमएफ की तुलना। देखो हर सेल का एक विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ईएमएफ होता है। तो दोनों सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना, जैसे कि हमारे पास है ये एक सेल और ये रहा एक और सेल, इसका विद्युत वाहक बल है E1 और इसका विद्युत वाहक बल है E2। तो ये जो E1 और E2 का अनुपात है वो ज्ञात करना, उन दोनों के बीच की तुलना करना, उन दोनों के बीच का कंपेरिजन करना, वो हम इस विभव मापी की सहायता से कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सेल होता है, तो कोई भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध होता है। हर एक सेल का अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो उस आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, वो भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं कि हमारा पर्वत में कोई भी सेल लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो उसके आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या है, ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं विभव मापी की सहायता से। ओवरऑल यहाँ पर मैं आपको वोल्ट मीटर के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा। ये जो अभी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये हमारा वोल्ट मीटर का है, जो कि विभवांतर का क्या करता है, मापन करता है। देखो कितना छोटा सा है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी मैकेनिक वगैरह की दुकान पर गए होंगे, जो कि कंप्यूटरी वगैरह का काम करता है या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी काम करता है, तो उसके ऊपर ये जरूर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने वाला वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अब मन में सवाल ये उठता है कि सर ये इतना छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा हमारे पास अवेलेबल है, तो क्यों फालतू के खर्चे करें हम और इसको लेकर आए पोटेंशियोमीटर को। जब ये हमारा काम कर ही देता है, ये विभवांतर का मापन कर ही देता है, तो उसकी ज़रूरत क्यों है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, एक छोटी सी चीज़, जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है, यानी कि जो भी हमारा होता है विभवांतर को मापने वाला पोटेंशियोमीटर विभव मापी, उसमें एक तार प्रयुक्त होता है, एक तार लिया जाता है, और उस तार की जो लंबाई होती है वो होती है 10 मीटर। अब बिल्कुल सर पकड़ लिया, ये छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, और ये 10 मीटर लंबा तार, 10 मीटर लंबा तार, इसको कौन लेके फिरे, कौन इसका यूज करे। भाई जब हमारे पास पहले से ही ये प्रयुक्त है, सब हमारा काम ये कर ही देता है, तो फिर इसकी क्या आवश्यकता पड़ी इसको बनाने की। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाँ चांसेस हैं, और आपसे सही विकल्प में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब वोल्ट मीटर ही सारा काम कर देता है, तो फिर पोटेंशियोमीटर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर निकल के आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता। जैसे मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैंने बोल दिया मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, लेकिन एक्चुअली में मेरे पास 10 लाख रुपए ना होकर मेरे पास जो रुपए हैं वो हैं 10 लाख 2 रुपए। अब मेरी जेब में डले हैं 10 लाख 2 रुपए, और कोई बंदा मेरे पास भाग कर आया और उसने पूछा भाई आपके पास अभी कितने रुपए हैं, तो आप चांसेस ज़्यादा हैं कि आप बोलोगे 10 लाख रुपए। आप ये नहीं बोलोगे 10 लाख 2 रुपए हैं, आप बोलोगे 10 लाख हैं। अब 10 लाख के आगे अगर आप 2 को लगाओगे तो क्या मायने रखती है। 2 बहुत छोटी संख्या है, जबकि 10 लाख बहुत बड़ी संख्या है, तो हम उसके आगे इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि 2 वैल्यू ही नहीं है। जैसे कि बड़े बड़े पहलवानों के बीच में कुश्ती हो रही है, और वहाँ पर पहुँच गया कोई सिंगल पसली, जो कि अपने यहाँ पर छोटी मोटी कुश्ती लड़ता था, बच्चों से खेलता था, तो क्या उसकी कोई वैल्यू होगी, नहीं, वो नेगलेक्ट हो जाएगा वहाँ पर। सेम चीज़ यहाँ पर है, 10 लाख रुपए मेरे पास है तो 2 रुपयों को मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ, और यही होता है हमारे पोटेंशियोमीटर सॉरी वोल्ट मीटर के साथ। ये मान बताता है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं बताता। जैसे 10 लाख 2 रुपए थे मेरे पास, लेकिन मैंने बताया कितने 10 लाख, तो 2 का फर्क पड़ गया। ठीक उसी तरीके से ये मान बताता है, लेकिन ये टोटली एक्यूरेट नहीं होता कि बिल्कुल सटीक हो। और यही इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आता है कि हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, ये मान बताता है लेकिन पूरी तरीके से सटीक नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि मान गलत होता है, मान इसका होता है और सही होता है।
जैसे 10 लाख 2 में मैंने 10 लाख कह दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक उसी तरीके से ये मान बताता है तो बहुत छोटा-सा, इत्तू-सा, चींटी के बराबर डिफ़रेंस हो जाता है। अब बोलोगे यार हमें इतने से क्या है? अब भैया हमारे घर में लाइट आ रही है, हमें कहीं पर विभवांतर वगैरह का मापन करना है, तो हम तो इसी को प्रयोग करेंगे, इतनी बड़ी गिटार को कौन लाए? थोड़ा-सा ही तो फ़र्क पड़ता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़ा-सा मान गलत बताएगा, इत्तू-सा मान गलत बताएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट को कौन रखे अपने घर में? एक्चुअली में ये गिटार के जैसा होता है, अभी आपको बताऊँगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर तो बता दिया, इसका बताऊँगा कैसा होता है, ठीक है? तो अब मन में प्रश्न उठेगा आपके मन में, सवाल आएगा कि इसको यूज़ क्यों नहीं किया जाता फिर? तो भैया यूज़ तो इसी को किया जाता है, आप देख लोगे दुकान वगैरह पे। लेकिन कहीं-कहीं पर हमें ज़रूरत होती है कि मुझे तो बिल्कुल सटीक मान ही चाहिए, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए कुछ, मुझे बिल्कुल एक्यूरेट मान चाहिए, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर को। ये आपको लैब वगैरह में देखने को मिलेगा। नॉर्मल लाइफ में हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, ठीक है? और यहाँ पर वोल्ट मीटर के बारे में एक और आपको मैं बात बता दूँ कि जो वोल्ट मीटर होता है, ये आदर्श नहीं होता है, जबकि ये जो होता है हमारा, ये हमारा आदर्श होता है। आदर्श बेसिकली फिजिक्स की लैंग्वेज है, देसी भाषा में मैंने एक्यूरेसी बोल दिया। एक्यूरेसी यानी बिल्कुल सटीक होना, उसी को बोलते हैं आदर्श होना, अनादर्श होना। तो ये जो है आदर्श नहीं होता, आदर्श नहीं होता यानी कि बिल्कुल सटीक मान नहीं देता। ये आदर्श होता है यानी कि बिल्कुल सटीक मान देता है। आप अब तक फिजिक्स पढ़ते आ रहे हो तो इन सभी चीज़ों से अवगत हो चुके होंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि विभव मापी कैसे दिखता है। लो, दिस इज अवर पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी। हमने दो बिंदुओं को ले लिया, ए बिंदु बी बिंदु, और ए से बी के बीच में हम एक तार लेते हैं और तार की लंबाई कितनी होती है? कम ऑन टेल मी। 10 मीटर। 10 मीटर की लंबाई वाला हमने तार लिया। अब ये तो एक सिंपल सी बात हो गई। हमारे पास बोर्ड है, हमने 10 मीटर का तार बना दिया कुछ इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मीटर का तार अगर आप एक्चुअल लाइफ में लोगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, इतना भी लंबा नहीं होता, 10 मीटर इतना तो आपको आता होगा, लेकिन फिर भी अगर आप किसी उपकरण के माध्यम से देखोगे तो वही फ़र्क है जैसा कि एक फ़ोन में फ़र्क होता है, एक लैपटॉप में फ़र्क होता है, फ़ोन का साइज़ छोटा, लैपटॉप का बड़ा, वैसे ही वोल्ट मीटर का साइज़ छोटा होता है और 10 मीटर लंबे तार का, ये जो 10 मीटर लंबा तार होता है ना, इसका साइज़ बड़ा होता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा-सा और ईज़ी बना लिया जाए। अब ये किस तरीके से संभव है? देखो, उन्होंने ली एक इस तरीके से एक पत्ती। अब हमारे पास 2 बिंदु है, बिंदु ए, बिंदु बी। तो यहाँ पर बना लिया हमने बिंदु ए और यहाँ पर बना लिया हमने बिंदु बी। अब क्या करते हैं, हम जगह-जगह पेच लगा देते हैं। पेच कुछ इस तरीके का होता है कीले जैसा, उससे हम तार को लगा सकते हैं। ऐसे तार वहाँ से, ऐसे ये पेच रहा तो तार इससे इस तरीके से लपेटा जा सकता है। तो अब उन्होंने किया क्या, देखो गौर से देखने की कोशिश करना इधर। ये तार लिया, इससे लपेट दिया ऐसे, 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 ऐसे लपेट के पॉइंट बी से लगा दिया। फ़र्क क्या पड़ा? पहले सीधा था, अब सिकुड़ गया। लेकिन देखो जुगाड़ तो हो गई ना, ए से बी के बीच में, और ज़्यादा जगह भी इसने कवर नहीं की। तो इस तरीके से क्या होता है, इसको यूज में लेते हैं। लेकिन अब सोचो थोड़ा सा, इसको लेते हैं, आसान हो जाता है, लेकिन आसान होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर मैं आपको पढ़ाने की बात करूँ, पढ़ाने में मैं आपको ऐसे घुमा घुमा के आपको पढ़ाऊँगा तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा। अब ये तो हमारे पास बोर्ड है, चाहे 10 मीटर हो या 100 मीटर लंबा तार, हम उसको डायरेक्ट ले सकते हैं। तो हम इसे ऐसे बनाने की बजाय हम इसको ऐसे ही बनाएँगे, ताकि आपकी समझ में काफ़ी अच्छे तरीके से आ सके। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या बताया था मैंने आपको कि इससे हम 2 सेलों के ईएमएफ की तुलना कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो ज़रा, ए और बी, ए और बी हो गया। ए से बी ये जो लंबा है उसकी लंबाई है 10 मीटर। अब यहीं पर पर्वत कंप्लीट नहीं होता मेरे भाई, एक तार लगाने से उपकरण बन गया तो काम हो गया। हम यहाँ पर लगाते हैं एक बैटरी को, प्लस और माइनस। इसका विद्युत वाहक बल मान लो ई है, ठीक है। फिर इस विद्युत वाहक बल का कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी हो। फिर यहाँ पर हम एक और प्रतिरोध ऐड करते हैं जो कि होता है परिवर्ती प्रतिरोध, यानी जो कि नियत नहीं होता, जिसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम ऐड करते हैं एक कुंजी को और उस कुंजी को लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। कुंजी का मतलब होता है स्विच, यानी कि जो स्विच होता है ना, खटका दबाने का काम होता है, वो बल्ब चालू करते समय दबाते हो ना आप स्विच को,
वही स्विच, तो यहाँ पर ले लिए कुंजी। ये बेसिक सा सेटअप है, आपको आता होगा। अब हमारे पास दो सेल हैं, E1 और E2। E1 और E2 विद्युत वाहक बल है दोनों सेलों का। अब हमें क्या करना है, हमें इनकी तुलना करनी है। तो विद्युत वाहक बल का एक बड़ा ही सरल सा सूत्र होता है, और वो सूत्र यार ये होता है कि विद्युत वाहक बल यानी कि EMF में जब ये E स्थिर अवस्था में होता है, कोई काम नहीं कर रहा होता है, तो इसका जो मान है वो होता है विभव के इक्वल। किसके इक्वल? विभव के इक्वल। और इसका एक सिंपल सा सूत्र मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो होता है E इज इक्वल टू विभव प्रवणता अब मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा दिमाग से ऊपर गया होगा। देखो मैंने आपको क्या कहना चाहता हूँ, हमारे पास विद्युत वाहक बल है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, यानी कि अगर कोई सेल है और उसके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर रहा है, वो यानी कि वो काम नहीं कर रहा है, विद्युत वाहक बल जो विद्युत धारा का प्रवाह कराने का काम करता है वो नहीं कर रहा है। जैसे कि ये एक तार है, इसमें लगी हुई है बैटरी, अगर इसमें से करंट प्रवाहित नहीं होता है, यानी कि ये जो ई है कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो जो सेल का ई होगा वो बराबर होगा वी के। वी का मतलब होता है क्या? विभवांतर, या फिर बोला जाए तो विभव प्रवणता। ठीक है, समझ गए? अब मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। हमने ले लिया पहला सेल E1 वाला, कुछ इस तरीके से। ये हमने सेल ले लिया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, माइनस टर्मिनल, ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, और ये लग गया हमारा जॉकी। अब काम कैसे होगा समझने की कोशिश करना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है यही है वो। देखो हम क्या करेंगे, ये जो जॉकी है इसको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं ना कहीं पर टच करेंगे। जैसे घड़ी में 12 बजते हैं ना, जब कांटा ऊपर पहुँच जाता है तो 12 बजते हैं। अगर ऐसा ही गैल्वेनोमीटर, ये भी एक उपकरण है, मापने का काम करता है, इसमें अगर ऊपर हो जाए कांटा, इसका मतलब जो है विद्युत धारा का मान शून्य हो गया, इतना समझ लो। अगर इसमें हुआ कांटा, ऐसे सुई होती है ना ये घड़ी में, ऐसे 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 चलती रहती है, और जैसे कि यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर, ये वोल्ट मीटर में भी होती है, ये देखो ये अब तो नंबर में बताने लगे हैं, टेक्निकल आए ऑनलाइन में सुई भी आले भी आते हैं कुछ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की, यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर है वो भी इसी तरीके का उपकरण है, और अगर उसकी सुई इस तरीके से ऊपर हो गई, यानी उसके 12 बज गए, इसका मतलब है कि वो बता रही है कि यहाँ पर जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो हो रहा है जीरो, शून्य। ये जानते हो ना, शून्य। अब इस जॉकी को हम क्या करेंगे, जगह जगह इस तरीके से टच करेंगे, वो टच मी वाला होता है ना, वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखने की कोशिश करना, मैंने यहाँ पर टच किया, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर टच किया भाई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर टच करके देखा, गैल्वेनोमीटर की सुई ऊपर, गैल्वेनोमीटर ने बजा दिए 12। इसका मतलब क्या है, अब इस तार के अंदर से जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वो जीरो। तो जब मैंने जॉकी को यहाँ पर टच किया, मान लीजिए ये पॉइंट सी है, तो जब मैंने सी पॉइंट पर जॉकी को टच किया तो घड़ी के बज गए 12, यानी विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो गया, शून्य हो गया। अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, ये जो विद्युत वाहक बल है ये बराबर होता है विभव प्रवणता के। किसके? विभव प्रवणता के। अब देखो यहाँ पर ये जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल है E1, राइट। तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ विभव क्रिएट करेगा, करेगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ विभव क्रिएट करेगा। आपका सेल है तो उसका कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, तभी तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है? जब विभव होता है, अगर विभव ही नहीं है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब समझने की कोशिश करें, ये है E1, ठीक है, E1 विद्युत वाहक बल, और ये इधर ना कोई विभव क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर है एक सेल E, अब ये क्यों शांत बैठे रहेगा? ये भी सेल है, इसका भी कर्तव्य है, तो ये भी विभव क्रिएट करेगा। तो अब यहाँ पर समझने वाली कोशिश आपको क्या करनी है, समझने वाली बात क्या है, ए से बी तक ये हमारे पास लंबाई है, ठीक है, ए से बी तक ये हमारे पास लंबाई है। अब हम क्या कर लेते हैं, अपनी सुविधा अनुसार मान लेते हैं कि जो विभव प्रवणता है वो है एक्स, एकांक लंबाई की। अब एकांक लंबाई से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि 10 मीटर लंबा तार है, तो 10 मीटर में एकांक लूँ तो मैंने ले लिया 1 मीटर, तो 1 मीटर लंबा तार है, उसमें एक्स विभव प्रवणता है, एक्स विभव का पतन होता है। विभव पतन कितना है? एक्स। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, या फिर पोटेंशियल जो खर्च होता है वहाँ पर, वो कितना है? एक्स है। तो अब 1 मीटर में एक्स खर्च होता है, तो 10 मीटर में कितना होगा? 10 गुणित एक्स। 20 मीटर में कितना खर्च होगा? 20 गुणित एक्स। 80 मीटर में कितना खर्च होगा? 80 गुणित एक्स। L1 लंबाई में कितना खर्च होगा? L1 इंटू एक्स।
L2 लंबाई में कितना खर्च होगा L2x, जैसे एक आम की कीमत 5 रुपए है तो 5 आम की कीमत कितनी होगी, 5 पंजे 25 रुपए। ठीक उसी तरीके से अगर 1 मीटर लंबाई में विभव प्रवणता x है तो 10 मीटर में कितनी होगी, 10 गुणित x। L1 लंबाई में कितनी होगी, L1 इंटू एक्स, और इसमें कितनी होगी L2x। थोड़ा सा फास्ट हूँ और यहाँ पर समझने की आपको कोशिश करना है। ठीक है, यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ये ए बी तार है हमारा, और इसमें मान लीजिए एकांक लंबाई में विभव पड़ता है एक्स, और ये सी पॉइंट पर क्या है बता रहा है विद्युत धारा का प्रवाह 0। तो ए से लेकर सी, यहाँ पर याद रखना, ए से लेकर सी यहाँ तक की लंबाई मान लीजिए L1 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान ली मैंने L1 है, भाई मेरी मर्जी, मैं मान नहीं सकता क्या। अब मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर एकांक भाग का, एकांक भाग में विभव प्रवणता कितनी है x, तो L1 लंबाई में कितनी होगी, L1 इंटू एक्स होगी कि नहीं। यहाँ पर जो विभव प्रवणता हुई है वो कितनी है, L1 इंटू एक्स। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा बुद्धि पर जोर डालो मेरे भाई। अगर एकांक भाग में x प्रवणता है तो L1 लंबाई में कितनी होगी, L1 इंटू एक्स। ठीक है, और अब मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जब सेल काम नहीं कर रहा हो, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह 0 हो, तो विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है, विभव के। तो देखो, ये जो विद्युत वाहक बल है वो इस सेल के विभव के बराबर होगा, और यहाँ पर विभव कितना निकल के आया, L1 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ ए से बी सी के बीच का कितना निकाला है हमने अभी, L1 इंटू एक्स, और इसका विभव कितना है E1। और अब यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह 0 है, क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह 0 है। तो विद्युत धारा का प्रवाह 0 होने का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह 0 है, इसका मतलब तो यही हुआ मेरे भाई कि जो विभव है वो बराबर है। मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने लेक्चर को स्टार्ट करते समय, विभवांतर क्या होता है, दो विभवों के बीच का अंतर। ठीक है, दो विभवों के बीच का अंतर, और अगर ये अंतर शून्य आ जाता है, ये अंतर शून्य आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि विद्युत धारा का प्रवाह भी क्या है, शून्य है। और यहाँ पर आप देखने की कोशिश करोगे थोड़ा, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इस सेल में देखोगे गैल्वेनोमीटर क्या बता रहा है, 12 बज रहे हैं, यानी कि शून्य बता रहा है। तो जब ये शून्य बता रहा है इसका मतलब ये जो विभव है, ये जो विभव है इक्वल होगा। अब ये जो विभव है E1 के बराबर है, और इस जो विभव को अगर आप देखोगे तो ये बराबर है किसके, L1 इंटू एक्स के। आई होप आप समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो एक और बार मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा ए, और ये पॉइंट है हमारा बी। यहाँ पर लगी हुई है बैटरी, यहाँ पर लगा हुआ है आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ पर लगा हुआ है परिवर्ती प्रतिरोध, यहाँ पर है कुंजी। ये बेसिक सा सेटअप होता है। अब मैंने लिया यहाँ पर विद्युत वाहक बल E1। ठीक है, विद्युत वाहक बल ले लिया मैंने E1, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लिया और जॉकी को यहाँ पर अटैच किया। तो ये गैल्वेनोमीटर ये बता रहा है कि यहाँ पर जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है इस तार के अंदर वो 0 है। इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, गैल्वेनोमीटर तो यही कह रहा है कि विद्युत धारा का प्रवाह 0 हो रहा है, और जब विद्युत धारा का प्रवाह 0 है यानी सेल काम नहीं कर रहा, सेल शांत अवस्था में है, तो उस कंडीशन में मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि E1 जो है V के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, यहाँ का जो E1 है वो V के बराबर होगा। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक का V, यहाँ से यहाँ तक का V कितना होगा, मान लीजिए एकांक भाग में, एकांक भाग में जो V है वो है x, एकांक भाग में छोटे से भाग में मान लीजिए x है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लीजिए L1 है। तो जब एकांक भाग में x है तो L1 लंबाई में कितना होगा, L1 इंटू एक्स। सिंपल सा फंडा, 5वीं क्लास की गणित है ये तो। ठीक है, तो L1 इंटू एक्स क्या हो गया, L1 इंटू एक्स। अब यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह 0 है। विद्युत धारा का प्रवाह 0 कब होता है, जब विभव समान हो, यानी कि ये विभव और ये विभव समान है, ये विभव और ये विभव दोनों समान है। और हम सभी जानते हैं ये विभव कितना निकल के आया है, L1 इंटू एक्स निकल के आया है कि नहीं। और ये विभव किसके इक्वल है, ये विद्युत वाहक बल के इक्वल है, क्योंकि जब सेल में विद्युत धारा का प्रवाह 0 हो, सेल काम ना करे, तो वो विद्युत वाहक बल, और वो कितना होता है, इक्वल होता है। विद्युत वाहक बल और विभव प्रवणता इक्वल होता है। तो ये हो गया काम। अब इसी तरीके से हमने एक और सेल को ले लिया। ठीक है, अब इस सेल को हटा दिया, हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक डिब्बा ले लेते हैं, यहाँ पर पेच लगे होते हैं। ठीक है, पेच लगे होते हैं, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और यहाँ पर जॉकी लगा होता है। कुछ इस तरीके से पूरा प्रोसेस ये है। बस यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डिब्बा ले लेते हैं जिसमें पेच लगा देते हैं। अब पहले हमने क्या हुआ है, इस सेल के कारण, E1 वाले सेल के कारण चेक कर लिया। अब E1 वाले सेल को इस पेज से मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा, और ये दूसरा सेल मैं यहाँ पर लगाऊंगा जिसका विद्युत वाहक बल है कितना, E2। थोड़ा सा आउट जा रहा होगा, मैं दोबारा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो, सबको समझ में आ जाना चाहिए। और आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है तो जाहिर सी बात है बोरिंग भी लगेगा। क्यों, क्योंकि बोरिंग लगने के पीछे का एक ही रीजन होता है, वो होता है, वो ये होता है कि आप साथ साथ में लिखते नहीं हो। लिखा करो, तभी शॉर्ट नोट्स बनेंगे। ऐसे कैसे बनेंगे, सब कुछ मैं दे दूं क्या, बिल्कुल नहीं। देखो,
और ऊपर का सेटअप मैंने जो भी है XYZ मैंने बनाया नहीं है, नीचे का ही देख लो अभी आप। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट हो गया सी, ठीक है। हम दो सेलों की तुलना कर रहे हैं ना, तो कुछ इस तरीके से लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक कुंजी होती है, कुंजी यानी कि चाबी, पहले उसको इस तार में लगा देते हैं। इस तार में लगाने से क्या होता है, ये वाला तार डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये वाला तार कनेक्ट होता है। तो ये वाला तार कनेक्ट था तो E1 इज इक्वल टू क्या आया, L1 × X, यही निकल के आया था कि नहीं। अब भूलना मत यार, अभी 2 मिनट पहले ही डेरिवेट करवाया मैंने, ठीक है। अब इस सेल का मान लीजिए विद्युत वाहक बल है E2, और इसको जब मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया और जॉकी से अटैच किया तो ये इस पॉइंट पर आया, पॉइंट डी पर। और पॉइंट डी की ऐसे लेकर यहाँ तक की लंबाई L2 है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक अंक भाग में x खर्च हो रहा है तो L2 में कितना होगा, L2 × x, यही होगा विभव। और ये विभव इक्वल होगा इसके, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या बता रहा है, 12 बज रहे हैं, 0 आ रहा है, ठीक है। अब जब 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो E2 है ये विभव के बराबर होगा और ये विभव इक्वल होंगे। आई होप आपको इतनी बात से क्लियर हो गई होगी। तो E1 × L1 × x और E2 = L2 × x। अभी मेरा जो सेटअप है ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑल यू नो दैट, काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। 7 दिनों का समय लिया है, 7 दिनों के अंदर सब कुछ सेटअप हो जाएगा। तो हो सकता है कहीं कहीं पर मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है। एक बार अगर ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको इस तरीके की एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपने सोची ना होगी, ठीक है। तो E1 बटा L1, सॉरी E1 = L1 × x और E2 = L2 × x। अब हमें क्या करना है, दोनों की तुलना करनी है। तुलना कैसे करते हैं, अनुपात निकाल दो। E1 बटा E2 बराबर क्या होगा, L1 × x बटा L2 × x, x से x कैंसिल, तो E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। अब देखो L1 क्या है, लंबाई, L2 क्या है, लंबाई। अब जब ये पूरा तार 10 मीटर का है तो हम सभी को पता होगा कि ये L1 लंबाई का मान कितना है, L2 लंबाई का मान कितना है। कॉमन सेंस की बात है भैया, आप सोच कर देखो, आपके पास एक उपकरण है और उसमें L1 लंबाई पर यह है तो आपको पता होगा ना, पूरी स्केल की लंबाई पता है तो आपको पता होगा इतनी बाकी की लंबाई क्या है। तो L1 और L2 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होती है जनरली। E1 और E2 की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो। अब सर कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई, एक सेल ऐसा ले लो जिसका विद्युत वाहक बल का आपको पता है। तो फिर आप जैसे कि मान लीजिए मुझे पता है E2 की वैल्यू 4 है, ठीक है। मैंने खुद लिया है सेल को तो मुझे पता है इसकी वैल्यू 4 है। और L1 लंबाई जो है 5 है, L2 लंबाई 6 है। अब सर 5 से 6 है, इसका कैसे पता चला यार, अरे रख के देख लेना जॉकी को, बता देगा कितनी लंबाई है। 10 मीटर का तार है, आप सभी को पता है। तो ये कुछ इस तरीके का है। अब हमने लिया ये वाला, हमें E1 की वैल्यू को ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, E1 बटा E2, E2 की वैल्यू हमारे पास है 4 बराबर L1 की वैल्यू हमारे पास है 5 और L2 की वैल्यू हमारे पास है 6। तो इसको सॉल्व कर देना। अब कहता हूँ सॉल्व करना तो तुम्हें आता ही होगा, सॉल्व करना तो तुम्हें आता ही होगा। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर प्रोसेस होने वाला है। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया ना, बस काम हो जाना चाहिए। और प्रैक्टिकल वगैरह देखते रहना, कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन करोगे तो दोबारा जब आप इस लेक्चर को देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता था। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है और अभी मेरे को काम भी है, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना चाहता हूँ। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड टॉपिक क्या होता है, सेकंड टॉपिक होता है हमारा आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू को ज्ञात करना। अब यार वो कैसे ज्ञात होगी, देखो यहाँ पर E इजिकल टू क्या होता है, V प्लस क्या आई आर। अब ये मत बोलना कि आपको पता नहीं है यार, इतना तो आपको पता होगा। E इजिकल टू होता है V प्लस क्या आई आर। हमें निकालना है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध होता है ये R। तो R इजिकल टू क्या होगा, V का पक्षांतर कर दो तो E माइनस के V, और I का पक्षांतर कर दो तो बटे में जाएगा क्योंकि I मल्टीप्लाई में। इतना तो आता होगा, टैलेंटेड हो गए होगे बिल्कुल। स्लो वे में अब नहीं पढ़ाने वाला, भूल जाओ। तो R इजिकल टू क्या हो गया, E माइनस के V बटा I। ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सॉरी। समझ में आने की कोशिश करना, आ जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो R इक्वल टू E माइनस के V बटा आई। अगले 7 दिनों के अंदर सब कुछ फोड़ो डालूंगा, चिंता मत करना। R इक्वल टू E माइनस के V बटा आई। नाउ E इज इक्वल टू क्या होता है, L1 × x माइनस के V
V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है आई आर, सॉरी I इज इक्वल टू क्या हो गया, V बटा आर, और V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू होता है V प्लस के आई आर, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं आपको सर्किट के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, पॉइंट ए पॉइंट बी, ऐड किया विद्युत वाहक बल, ऐड किया प्रतिरोध, ऐड किया परिवर्ती प्रतिरोध, कुंजी के थ्रू हमने जोड़ दिया, ठीक है। हमने लिया यहाँ पर सेल प्लस माइनस विद्युत वाहक बल, इससे जोड़ा कुछ इस तरीके से एक प्रतिरोध। सेटअप देख लो, गैल्वेनोमीटर, जॉकी, ठीक है। अब ये आर क्यों ऐड किया है, आर मैंने इसीलिए ऐड किया है क्योंकि जब सेल काम नहीं कर रहा होता तो E2 इज इक्वल टू हो जाता है V, हो जाता है कि नहीं। और मैंने आपको ये अभी इसीलिए बताया क्योंकि जब हमें वैल्यू ज्ञात करनी होती है तो हमें V की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया, क्या बताने की कोशिश की कि V इज इक्वल टू हो जाता है E के, जब सेल काम नहीं कर रहा होता तो V की जगह E रख के देखो तो E माइनस E क्या हो गया, जीरो। जब यही जीरो है तो ये पूरा जीरो का जीरो हो जाएगा। इसी को आपको समझने की कोशिश करा रहा था मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखने की आपको कोशिश करना है, कोशिश ही करना है, बाकी समझा तो आपको मैं ही। अब देखो यहाँ पर ये सी पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है L1, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक L1 इंटू एक्स, ठीक है। अब सूत्र क्या बताया था मैंने आपको, E इज इक्वल टू होता है V प्लस के आई आर। देखते चलो, हमें R की वैल्यू निकालना है तो R को इधर रखो, V का पहचानतर करो तो ये हो गया E माइनस के V, ठीक है, आई आर। अब I का पहचानतर कर दो तो E माइनस के V बटा आई, हो गया कि नहीं, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। R इज इक्वल टू E माइनस के V बटा आई, ओके। नो R इज इक्वल टू, E की वैल्यू कितनी है, E यहाँ पर E2 लिया है मैंने, ठीक है, E2, तो इसकी वैल्यू कितनी है, क्या है इसकी वैल्यू, इसका मान कितना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक काम करके देखेंगे। हम यहाँ पर एक और कुंजी को ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैंने इस तरीके से एक और कुंजी को यहाँ पर ऐड कर लिया। अब ये जो कुंजी है मेरी, ये अभी मेरी ऑफ है, क्या है, मेरी ऑफ है। तो ये जो मेरा विद्युत वाहक बल है ये इक्वल होगा इसके, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, अभी बताया मैंने आपको। जब कुंजी ऑफ है तो ये E इज इक्वल टू होगा इसके, तो मैं E की जगह पर लिख सकता हूँ L1 इंटू एक्स, ओके। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इस कुंजी को ऑन कर दिया, क्या कर दिया मैंने, अब इस कुंजी को ऑन कर दिया। अब गैल्वेनोमीटर मैंने कहीं यहाँ पर रखा, ये पॉइंट हो गया D। यहाँ पर क्या बता रहा है विक्षेप, यहाँ पर विक्षेप बता रहा है वो शून्य, यानी कि अब विद्युत धारा का प्रवाह जीरो है। लेकिन अब आपको याद रखना है कि इसका V अलग होगा और E अलग होगा। अब क्यों होगा, समझने की कोशिश करो। देखो पहले तो मैंने कुंजी को बंद रखा था, ऑफ रखा था, लेकिन अब मैंने इसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो ये गैल्वेनोमीटर जीरो बता रहा है, इसका मतलब सेल में इधर से धारा प्रवाहित नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस R प्रतिरोध के अंदर से, हालांकि इस तार में प्रवाहित नहीं हो रही, लेकिन इस तार में तो प्रवाहित हो रही है। यानी सेल शांत अवस्था में नहीं है, सेल कार्य करता है। और जब सेल कार्य कर रहा है तो उसका विद्युत वाहक बल अलग और विभव अलग, फिर ये दोनों सेम नहीं होंगे। अब बस इसी पॉइंट को आपको याद रखना है। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर इसका जो विभव है वो B है, ये बराबर होगा इसके विभव के। मान लीजिए D पॉइंट पर L2 लंबाई है तो इसका विभव कितना हो गया, L2 इंटू एक्स। अब इतना तो आपको आ गया होगा, जितनी लंबाई उसमें x का मल्टीप्लाई कर दो तो उसका हो गया L2 इंटू एक्स। तो V की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, L2 इंटू एक्स, माइनस लगाए तो माइनस लगा दिया। अब V इज इक्वल टू आई आर होता है, ओम का नियम, तो I इज इक्वल टू V बटा, तो यहाँ पर आ गया I की जगह पर V, R बटे में है तो इसको मल्टीप्लाई में कर दो कुछ इस तरीके से, कर दिया। अब R इज इक्वल टू, यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया तो मल्टीप्लाई में क्या बचा, L1 माइनस के L2 बटा V इंटू में क्या है R है। तो ये क्या हो गया,
हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है ये हमारी आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू है, इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको बता दिया विभव मापी क्या होता है, कैसे होता है। नाउ अब बात आती है इसके शॉर्ट रिवीजन की, जो भी मैंने पढ़ाया है उसको सम अप करने की। तो देखो, सबसे पहले हमें दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है। तो हम क्या लेते हैं, ये तार रहा ए, ये तार रहा बी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है ए और बी। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कुंजी का सेटअप बनाते हैं और यहाँ से एक सेल को लगाते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ से एक और सेल को लगाते हैं कुछ इस तरीके से। अब क्या करते हैं, हम जब कुंजी को इस तरफ लगाएंगे तो ये सेल काम करेगा, और कुंजी को इस तरफ लगाते हैं तो ये सेल काम करता है। एक खटका सा होता है, आप गूगल पर सर्च कर लेना पोटेंशियोमीटर, तो उसके कुछ उपकरण आ जाएंगे, वहां पर एक कुंजी को भी बताया जाएगा। ठीक है, अभी पॉसिबल नहीं है इसीलिए नहीं बता पा रहा हूँ। बस इतना समझ लेना कि इधर कुंजी लगाई मतलब ये सेल कार्य करेगा, इधर कुंजी लगाई मतलब ये सेल कार्य करेगा। ठीक है, ओके। अब पहले मैंने इस सेल को काम करवाया और गैल्वेनोमीटर लगाकर इधर पर रखा, तो इधर पर क्या बचाया, विक्षेप शून्य बताया इस पॉइंट सी पर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यदि L1 है और छोटे से भाग में यदि x विभव होता है तो L1 लंबाई में होगा L1 इंटू एक्स। ठीक है, अब मैंने इस सेल को डिस्कनेक्ट किया और इस सेल को मैंने कनेक्ट किया। इस सेल को जब मैंने कनेक्ट किया तो क्या हुआ, इसने बच्चे बताया यहाँ पर बताया गैल्वेनोमीटर ने कि शून्य है इस पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यदि L2 है और छोटे से भाग का अगर विभव x है तो L2 का कितना हो जाएगा, L2 इंटू एक्स हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपको हम याद रखना है कि इनमें गैल्वेनोमीटर हमने जो पॉइंट लिए हैं सी और डी, ये कब हैं, जब गैल्वेनोमीटर में 12 बज रहे हैं, यानी कि वो जीरो बता रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह जीरो बता रहा है। जब विद्युत धारा का प्रवाह जीरो है यानी कि दोनों सेल काम नहीं कर रहे, करंट कहीं पर प्रवाहित ही नहीं कर रहे। और जब इनका सेल जीरो बता रहा है विद्युत वाहक बल, सॉरी, जब विद्युत धारा इसमें जीरो है, सेल काम नहीं कर रहे, तो इनका ई जो है वो वी के बराबर है, और इनका जो v है वो किसके बराबर है, L1 इंटू एक्स के। जैसे इस सेल का E1 किसके बराबर होगा, v के, क्यों, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह जीरो है। और ये v किसके बराबर होगा, L1 इंटू एक्स के, क्यों, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह जीरो है, और विद्युत धारा का प्रवाह जीरो है तो ये इक्वल होते हैं, यानी E1 इज इक्वल टू आ गया L1 इंटू एक्स। सेम इसी तरीके से E2 इज इक्वल टू आ गया L2 इंटू एक्स। दोनों का अनुपात किया तो x से x कैंसल, तो E1 बटा E2 बटा L1 इंटू L2। थोड़ा इधर पॉल्यूशन है, आई होप कैमरे में मेरी फेस विजिबल हो रही हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। यही सूत्र आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको कर लेना है डेरिवेट। ठीक है, दूसरा मैंने आपको पॉइंट क्या बताया था, अगर नेक्स्ट स्लाइड है तो ठीक है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं। दोबारा मैंने ले लिया पॉइंट ए, पॉइंट बी, चलो एक्स वाई जेड जो भी सेटअप है, मैंने ले लिया यहाँ पर एक सेल, दोबारा गैल्वेनोमीटर, और मैंने पहले यहाँ पर रखा, यहाँ पर लगा हुआ है एक प्रतिरोध और यहाँ पर लगा हुआ है कुंजी। तो पहले मैंने कुंजी को ऑफ रखा। ऑफ ऑफ रखने का मतलब ये है कि ये जो तार है अब इसके अंदर क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि ये ऑफ है। खटके से मैंने इसको बंद कर दिया, तो सेल जो भी कार्य करेगा इसी तार में करेगा, अब इस तार में कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा। अब ये पॉइंट सी पर क्या बता रहा है, विद्युत धारा जीरो बता रहा है। अब पॉइंट सी की लंबाई यहाँ से L1 है और विभव कितना हो जाएगा, L1 इंटू एक्स। अभी मैंने आपको बताया था कैसे होता है ये सब। ठीक है, L1 इंटू एक्स, और ये ई किसके इक्वल हो जाएगा, L1 इंटू एक्स के। तो ई इज इक्वल टू आ गया L1 इंटू एक्स, राइट। लेकिन अब मैंने कुंजी को स्टार्ट कर दिया। अब कुंजी को जब मैंने स्टार्ट करके लगाया जॉकी को, तो ये इस पॉइंट के ऊपर बता रहा था, इस पॉइंट के ऊपर जीरो बता रहा था। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L2 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वो क्या हो जाएगा, L2 इंटू एक्स। अब बहुत सारे बंदे लिख देंगे यहाँ पर कि E2 इज इक्वल टू L2 एक्स। नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है यहाँ पर, क्योंकि समझने की कोशिश करो। पहले क्या है, सेल एक ही जगह पर काम कर रहा था, पहले क्या कर रहा था, सेल एक ही जगह पर काम कर रहा था, विद्युत धारा का जीरो, यानी कि सेल अब काम नहीं कर रहा। यहाँ पर विद्युत धारा जीरो बता रहा है, डी पर विद्युत धारा जीरो बता रहा है, यानी कि सेल काम नहीं कर रहा। नहीं, सेल काम कर रहा है। इस तार में काम नहीं कर रहा तो क्या हुआ, सेल इस तार में तो काम कर रहा है, क्योंकि ये कुंजी मैंने अब ऑन कर दी है। ऑन कर दी है तो विद्युत धारा का प्रवाह, हाँ इधर तो हो रहा है, हालांकि इधर नहीं हो रहा, इधर देखो इधर नहीं हो रहा, लेकिन इधर तो हो रहा है। अब जब हो रहा है प्रवाह यानी कि सेल एक्टिव है, तो पहले तो E इज इक्वल टू वी हो जाता था, लेकिन अब नहीं होगा। अब इसका V अलग होगा और E अलग होगा, V अलग होगा, E अलग होगा। तो इसका जो V है
वो बराबर होगा L2 इंटू एक्स के। तो इसका जो V है वो बराबर होगा L2 इंटू एक्स के, ना कि इसका E बराबर होगा L2 इंटू एक्स के। पॉइंट को याद कर लेना। तो E इज इक्वल टू L1 इंटू एक्स आ गया, V इज इक्वल टू L2 इंटू एक्स आ गया। पहले मैंने आपको विद्युत बल को पढ़ाया था, तो सूत्र निकल के आया था V इज इक्वल टू आई आर। हमें आर आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो V का पक्षांतर करो तो E माइनस के V हो गया, I का पक्षांतर करो तो I बटे में पहुंच गया। E की वैल्यू हो गई L1 इंटू एक्स और V की वैल्यू हो गई L2 इंटू एक्स। दोनों में से x कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। बटे में आता है I बटा आर, I आता है बटे में, और V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम का नियम मैंने आपको पढ़ाया था। इस हिसाब से I इज इक्वल टू हो गया V बटा आर। तो मैंने I की जगह पर क्या लिख दिया, V बटा आर, ऊपर पहुंच गया मल्टीप्लाई में, और ये हमारा क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र यहाँ तो हो गया। और विभव मापी को भी मैंने पढ़ा दिया, विभव का मापन करने, विभवांतर का मापन करने का काम करता है, यानी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आपको कोई भी डाउट अभी तक बचा है तो आपको क्या करना है, जस्ट इसको रख देना है हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। और मैं चाहूँ तो ये जो स्लाइड है आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये आप साथ साथ नोट करो तो काफ़ी अच्छी तरीके से बात है। ये जो भी मैंने लिखा है अगर आप चाहते हो कि आपको प्रोवाइड हो जाए तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, ठीक है। और आज का लेक्चर यहीं तक सीमित रखते हैं। जल्दी 7 दिन के अंदर मैं जब पूरा सेटअप कंप्लीट कर लूँगा तो जो लेक्चर हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।